आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 7 बजने वाले हैं और जी सलाम पर वक्त हो गया है कश्मीर एक्सप्रेस का, जिसमें आपको हम कराते हैं वादी जम्मू और कश्मीर से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले खबर गांदरबल से, जहां के कंगन में बंद के दौरान पुलिस फोर्स और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प होने की खबर है। पुलिस ने नौजवानों पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल भी किया। पुरतशद्दुद झड़प के दौरान कई पुलिस एहलकार के जख्मी होने की इत्तला मिली है। बता दें कि 2 मुजाहिरीन भी जख्मी हुए हैं झड़प के दौरान और जख्मियों को स्किम्स में एडमिट कराया गया है। और श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस्लाम खबर पर मजीद मालूमात के साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, इस वक्त वहां पर क्या हालात है? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, क्या मामूलात जिंदगी अभी भी बहुत ज्यादा मुतासिर है? बिल्कुल सऊद, ये जो सेंट्रल कश्मीर का जिला गांदरबल का तहसील कंगन है, दरअसल यहाँ पर 2 अप्रैल को गौहर अहमद राथर वल्द अब्दुल रहमान राथर, जो कि कंगन का बाशिंदा था, 6:25 पर ट्रामा सेंटर कंगन अस्पताल में भर्ती किया गया, जिनके सिर में चोट लगी थी। उसके बाद उसे कंगन से सोहरा मेडिकल इंस्टीट्यूट श्रीनगर मुंतकिल किया गया। इसी दौरान 3 अप्रैल को शाम के 6 बजे तकरीबन ये अफवाह फैली कि मज़कूरा शख्स की मौत वाक़या हुई, जिसकी बाद में शहरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोहरा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने तस्दीक भी की। सऊद, इसी के साथ कंगन में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हुए, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान लगातार जो झड़पों का सिलसिला है, उसमें एक और मकामी शख्स जो है वो जख्मी हुआ, जिन्हें इंतहाई मजरूब हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। सऊद, एक अहम खबर यहाँ पर डेवलपमेंट ये हुई कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कंगन को फौरी तौर पर अब जो है वो इंक्वायरी कमेटी का अफसर बनाया गया है, जो कि 20 दिनों के अंदर अंदर जो है रिपोर्ट पेश करनी होगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की गाइडलाइन के एन मुताबिक होगी। श्री शाहनवाज बुखारी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को इसके लिए ऑफिसर नामजद किया गया, जो कि गवर अहमद के मौत के हवाले से जो रिपोर्ट है वो पेश करेगा। और इस खबर के साथ कि कंगन में जब ये इलाके में खबर फैली कि गवर अहमद राथर अब उनके बीच में नहीं रहे, तो इलाके में नौजवानों की टोलियां सड़कों पर निकल आई और जोरदार एहतजाज करती हुई नजर आई, जिसके बाद मकामी लोगों में और सिक्योरिटी फोर्सेज में तसादम आराई अभी भी जारी है। इलाके में इंटरनेट सर्विस को ठप कर दिया गया, जबकि मुश्किल तरीन इलाकों में जैसे कंगन के ऊपरी इलाके हैं, वहां से टेलीफोन की रसाई भी मुनक़ता कर दी गई है। लेकिन तजम्मुल, कई जो पुलिस एहलकार हैं, बताया जा रहा है कि वो जख्मी हुए हैं। क्या उनकी तादाद के बारे में कोई इत्तला है और क्या ये जानकारी मिल पा रही कि उनकी हालत कैसी है? लेकिन आपसे ये जानकारी ले, जवाब ले, उससे पहले अपने नाजरीन को बता दें कि जी सलाम पर आप इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं और किस तरीके से वहां पर मुजाहिरीन के दरमियान झड़प हो रही थी, उस वक्त क्या कुछ हालात थे और किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज हालात को काबू में कर रहे थे, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जी सलाम पर आप देख रहे हैं। तजम्मुल, सवाल का जवाब। बिल्कुल, देखिए, जहां तक हिफाजती अमले की बात करें, सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, तो 1 दर्जन से जायद पुलिस ऑफिसर, जिनमें एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भी शामिल है, वो इंतहाई जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भर्ती किया गया। क्योंकि खबर जब इलाके में फैली तो सिक्योरिटी फोर्स ने बहुत कोशिश की कि इलाके में पुरतनाव सूरत हाल न हो, जिसके चलते सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत ज्यादा जो वक्त था वो हालात को मामूल पर लाने में लगा और नौजवानों को पीछे धकेलने की तरफ लगा। लेकिन नौजवानों की टोलियां न सिर्फ जिस तरह से एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी सलाम पर हमारे नुमाइंदे वकार मंजूर ने भेजी है, साफ तौर पर जाहिर है कि इलाके में हालात इंतहाई पुरतनाव है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने गुस्सा कम करने के लिए और पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद जो इसमें जख्मी हुई है, अब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में कमेटी बनी, जो कि 20 दिनों के अंदर अंदर गौहर अहमद राथर के मौत के बारे में रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगा। ठीक है, ये 20 दिनों के अंदर रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी, तमाम चीजें होंगी, तमाम जो एक सिस्टमेटिक काम है वो होगा। लेकिन मौजूदा हालात वहां पर क्या हैं? क्योंकि मकामी लोगों के अंदर जबरदस्त गुस्सा दिख रहा था, तस्वीरों में भी भारी तादाद उनकी दिख रही है। क्या वो लोग अब पुरअमन हैं? क्या अपने अपने घरों को लौट चुके हैं? बिल्कुल नहीं सऊद, अभी भी लोग जो है सड़कों पे है, क्योंकि जब जिस शख्स की मौत वाकया हुई गवर अहमद राथर की, असल में सारा मामला यहाँ से शुरू होता है। तकफीर वगैरह मुकम्मल न हो, जब तक आयमा हजरात, यहाँ के खतीब हजरात, जब तक बुजुर्ग और बजुर्ग शहीद जो है नौजवानों को समझाने की कोशिश करें कि हालात में उसका कैसे इनकी मौत वाकया हुई, नमाज जनाजा अदा होगा। और बाद में चूंकि इलाके में न सिर्फ आसपास के इलाके में गांदरबल में बल्कि शहर श्रीनगर में भी सुरक्षा इंतहाई मखसूस है। मुझे लगता है कि जो ये दिन गुजर जाएगा। ठीक है तजम्मुल, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इसी बीच हमारे साथ सीनियर सहाफी
पीरजादा आशिक साहब फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। पीरजादा आशिक साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर सर। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। सर, जो हालात इस वक्त आप देख रहे हैं और कंगन में जो हालात हम बता रहे हैं, हमारे नुमाइंदे भी बता रहे हैं कि वहां पर अभी भी लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं और वहां पर कशीदगी बनी हुई है। ये हालात बार बार जो नजर आते हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं और इस पर क्या कहना है आपका? बस यही कहना है कि जब तक जो दिल्ली की सरकार है कश्मीर मसले को मिलिटरिस्टिक अप्रोच से देखेगी तब तक तो हालात बिल्कुल खराब रहेंगे। मुझे लगता है जरूरत इस बात की है कि जो दिल्ली है, जो उनकी हटदर्मी है कश्मीर को लेकर, वो कुछ लचक दिखाए ताकि जो एक फिजा कायम हो कश्मीर में जिसमें लोग बात कर सके और आगे बढ़ सके और कोई एक रास्ता ऐसा मिले जहाँ पे हमें नजर आए कि मतलब जो है कश्मीर का कई दहाइयों से है उसका कोई हल नहीं सर, लेकिन इस पीडीपी का ही इत्तेहाद है और मरकज में भी बीजेपी है, और कौन सी ऐसी सख्ती आपको नजर आती है वहां पर जिसकी वजह से आप ये कहने पर मजबूर होते हैं कि वहां पर थोड़ी ढिलाई बरती जाए या फिर थोड़ी सी नरमी बरती जाए? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बातचीत को लेकर जैसे यहाँ पे जो सेपरेटिस्ट है जी, एक शुरुआत होनी चाहिए क्योंकि सेपरेटिस्ट एक सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी रियलिटीज है, मल्टीपल रियलिटीज है और जरूरत इस बात की है जितनी भी हकाइक यहाँ पे है उनको सुना जाए और एक रास्ता चुना जाए जहाँ से कश्मीर को ये जो हम एक वॉर लाइक सिचुएशन में फंसे हुए उसमें से बाहर निकाला जाए। बेशक, लेकिन पीरजादा सर, अगर हम देखें, अगर हुकूमत की कोशिशों को अगर हम देखें तो तमाम तरह की कोशिशें वैसे नजर भी आती हैं। एक तरफ तो जहां जो पत्थरबाज हैं उनके मुकदमे वापस लिए जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भटके हुए नौजवानों को भी बाकायदा रकम ऑफर की जाती है और उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाती है। और जैसा आप कह रहे थे कि जो सेपरेटिस्ट हैं उनसे बातचीत की बात, तो मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा ये कोशिश कर चुके हैं, तो क्या जमीनी सतह पर ये कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ मीडिया हेडलाइंस बन रही हैं जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि वहां पर अभी हालात ठीक नहीं है? जी, मैं कह रहा हूँ कि जैसे मुज़ाकरात को लेकर दिनेश्वर शर्मा का चुनाव हुआ था कि वो बात करेंगे सब स्टेक होल्डर्स से जी, लेकिन अगर आप देखिए जिस तरह के लोगों से वो मिल रहे हैं उनसे तो लोग ट्रांसफर की सिफारिश मांग रहे हैं और कश्मीर का मसला किसी को एक जगह से दूसरी जगह तब्दील करने का नहीं है, ट्रांसफॉर्मर्स का नहीं है, सड़क का नहीं है, एक सियासी मसला भी है। लेकिन उसकी तरफ अभी तक जो है दिनेश्वर शर्मा जी ने उन्होंने कोई पेश कदम नहीं बढ़ाया। सर, ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं। कोई भी मसले को हल ढूंढने के लिए आपको सीबीएम्स की जरूरत पड़ती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप 2 कदम आगे चलते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को लेकर और 4 कदम पीछे हट जाते हैं। एक हफ्ता पहले आपने कहा कि जो यहाँ के अलायदगी पसंद है वो आजाद है, कहीं पे भी जा सकते हैं। जी हाँ। और 2 दिन के बाद आपने ऐसा क्रैकडाउन साउथ कश्मीर में खड़ा किया कि 20 लोग मर गए। कहीं ना कहीं जो तजाद है, जो पॉलिटिकल और मिलिट्री, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि तजाद है कि एक यूनिफाइड अप्रोच नहीं है कि कैसे कश्मीर में आगे बढ़ा तो सर, ये आपका एक बड़ा तबसरा है अगर हम इसको देखें। अगर आप ये कह रहे हैं कि जो दिनेश्वर शर्मा है उनकी जो बातचीत है, दरअसल उनका जो लाएअमल है वो 1 कदम आगे बढ़ते 4 कदम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि जो कोशिशें थी वो मरकजी हुकूमत के ही तरफ से शुरू की गई थी। तो क्या जो भी अभी तक कोशिशें हुई वो जाया हो गई, उसका कोई मतलब नहीं और उसका कोई हल नहीं निकला? जाया नहीं होती है कोशिशें, लेकिन मुझे ये है कि जो मरकज की तरफ से दिनेश्वर शर्मा का यहाँ पे उन्होंने भेजा है, इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू सिंबलिज्म से ज्यादा कि बातचीत करेंगे, कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं जो ठोस हो, जिससे लगे लोगों को कि नहीं एतमाद, यानी कि जबानी बातें सादा आ रही हैं और हिकमत अमली जमीन पर अपना ही कम जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ श्रीनगर से सैयद तजम्मुल इस्लाम भी खबर पर लगातार बने हुए हैं। तजम्मुल, देखिए पीरजादा साहब जो बातें कह रहे हैं वो अपने आप में बेहद अहम हो जाती हैं, और अगर इस तरीके की सूरत हाल है तो फिर जो तमाम कोशिशें नजर आती हैं, मीडिया हेडलाइंस बनती हैं, उनका कोई फायदा नहीं। तजम्मुल, शायद तजम्मुल से हमारा राब्ता नहीं रहा, लेकिन तजम्मुल भी लगातार जानकारी दे रहे थे कि वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए और वहां पर जो इंतजामिया है वो लगातार हालात को मामूल पर लाने की कोशिशें कर रहा है। और इधर इन सब के बीच गवर्नर एन एन वोहरा ने मुसलसल
तसादुम के दौरान शहरियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत दी है और मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के सरबराहान के साथ हुई मीटिंग में गवर्नर ने यह साफ तौर पर कहा कि दहशतगर्द मुखालिफ कार्रवाइयों के दौरान शहरियों को खतरे में डालने से एतराज किया जाए, इससे परहेज किया जाए और कोशिश यह की जाए कि इस दौरान कोई शहरी इसकी जद में ना आए। जराये के मुताबिक गवर्नर ने इस तरह की मुहिम के दौरान स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर SOP पर सख्ती से अमल करने का तलकीन की है। मीटिंग में DGP, IGP कमिश्नर, 15 क्रॉप्स के ग्रुप ऑफ कमांड और खुफिया एजेंसियों के अफसरान ने भी शिरकत की। मीटिंग के दौरान गवर्नर ने साफ तौर पर कहा कि शहरियों की हलाकत से नज्म व नस्क की सूरत हाल को काबू करने में दुश्वारियां पेश आ सकती हैं। बढ़ते आगे, इतवार को हुए तसादुम में बड़ी तादाद में मिलिटेंटों की हलाकत के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने उम्मीद जाहिर की है और उसको उम्मीद है कि दहशतगर्द तंजीमों के हौसले पस्त होंगे। पुलिस जराये के मुताबिक शोपियां वाक़े के बाद मकामी नौजवानों को मिलिटेंसी की तरफ रागिब करने की मुहिम कमजोर पड़ेगी। वाज़ेह हो कि एक रोज कबल ही DGP और CRPF के IG दोनों ने कहा था कि शोपियां एनकाउंटर से मकामी नौजवान सबक हासिल करेंगे। दोनों ने भटके हुए नौजवानों को पैगाम दिया कि बंदूक से किसी भी मसले का हल नहीं होता। आर्मी का भी मानना है कि हालिया एनकाउंटर के बाद लोकल रिक्रूटमेंट में कमी वाक़ई होगी, लेकिन साथ ही उसने उन अनासिर पर नजर रखने की भी बात कही जो मकामी नौजवान को बरगलाने का काम करते हैं। हालांकि सियासी तज्जियाकार और माहिरीन इस राय से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते। तो तसादुम के बाद मिलिटेंटों की जो हलाकत हुई थी उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को यह उम्मीद है कि दहशतगर्द तंजीमों के हौसले पस्त होंगे और जो मकामी रिक्रूटमेंट है और लगातार जो मकामी नौजवानों को बहला फुसला करके भटकाने की कोशिश होती है उसमें कमी आएगी और ये उम्मीद जाहिर की गई है सिक्योरिटी फोर्सेस के जानिब से और साफ तौर पर यह बात कही भी गई थी मिलिटेंसी की तरफ रागिब करने की मुहिम कमजोर पड़ेगी, ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है। इस वाक़े के बाद वाज़ेह हो कि एक रोज कबल ही DGP और CRPF के IG दोनों ने यह साफ तौर पर कहा भी था कि शोपियां एनकाउंटर से मकामी नौजवान सबक हासिल करेंगे। दोनों ने ही भटके हुए नौजवानों को पैगाम भी दिया था कि बंदूक से किसी भी मसले का हल नहीं होता। आर्मी का भी मानना यही है कि हालिया एनकाउंटर के बाद लोकल रिक्रूटमेंट में काफी कमी होगी, लेकिन साथ ही साथ उसने उन अनासिर पर नजर रखने की भी बात साफ तौर पर कही है जो मकामी नौजवानों को बरगलाने का काम करते हैं। और हमारे साथ सीनियर सहाफी मसूद बुखारी साहब फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। बुखारी साहब, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। जी खैर मकदम है आपका भी। जी सर, जिस तरीके के हालात देखने को मिले इतवार को जो तसादुम हुआ था और मिलिटेंटों की हलाकत हुई थी बड़े पैमाने पर, सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर यह उम्मीद है कि दहशतगर्द तंजीमों के हौसले पस्त होंगे, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए हुजूर, सबसे पहले तो ये बात आ जाती है कि मार्च के इख्तिताम पे ही यहाँ पे एक हाई सिक्योरिटी लेवल मीटिंग बुलाई गई जी, जिसमें यह डिसीजन लिया गया कि किसी तरीके से इस तरह की पॉलिसी अपनाई जाए जिससे जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं या युवक हैं जो इस वक्त मिलिटेंसी की तरफ उनका बहुत ज्यादा एक रुझान बढ़ रहा है और वो अपनी किताबें पेन छोड़ करके बंदूक का रास्ता अपना रहे हैं, इस चीज पे रोक लग सके। और साथ में ऑपरेशन ऑल आउट के बाद इन्होंने ऑपरेशन ऑल आउट का जो दूसरा मरहला शुरू किया। जी। माना कि सिक्योरिटी एजेंसीज को इसमें बहुत बड़ी कामयाबी 1 अप्रैल को मिली जब पुलवामा जिले में इनको तकरीबन 13 मिलिटेंट इन्होंने मार गिराए। लेकिन एक सबसे अहम बात आ जाती है कि जहां कहीं पर भी इस वक्त आप देखते हैं कि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन होता है तो आम जवानों का जो रुझान उस तरफ जाता है या क्रैकडाउन के उस इलाके की तरफ या वो इलाका जहां पर घेराव किया गया होता है उसकी घेराबंदी जो लड़के करते हैं या उससे जो पथराव करते हैं। पहले जो मिलिटेंसी में इस तरह के वाकयात होते थे तो बहुत पीछे लोग रहते थे, लोग आगे नहीं जाते थे। ये कौन सी चीज है, कौन सा ऐसा, देखिए जो हर कोई जानता है कि वहां से गोली आ सकती है या बारूद इस्तेमाल हो सकता है तो इसकी जद में सिविलियन आ सकता है, सिविलियन को नजदीक नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस मतलब जो शील्ड देने का काम होता है उसको लेकर के कहीं ना कहीं संजीदा होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा संजीदा होने की जरूरत है। और गवर्नर साहब की तरफ से हालिया जो बयान दिया गया कि जब भी कोई एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन हो किसी भी इलाके में तो वहां पर आम शहरियों की हिफाजत को
हत्तुल मुमकिन जो है वो यकीनी बनाया जाए कि उनकी हिफाजत हो सके और उनकी जो जानी नुकसान हो रहे हैं आए रोज उसमें ना हो सके। जैसे कि परसों के ऑपरेशन में भी 4 आम शहरी मारे गए और इसी तरह से जी हाँ, जो 3 शहरियों की हलाकत हुई, एक तरह से 3 शहरी जो मारे गए थे इस तसादुम के दौरान और एक जवान भी शहीद हो गया था। शायद गवर्नर साहब ने इसी बात को देखा, संजीदगी से लेते हुए ये बात कही है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जहां दिनेश्वर शर्मा जी इस वक्त यहां पर बातचीत के एक बहुत ही कठिन मरहले के बीच में हैं और वो चाहते हैं कि एक इस नाजुक मरहले से निकल करके डायरेक्टली उन लोगों के साथ बात की जाए जो कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं या नौजवानों को रिप्रेजेंट करने के दावे करते हैं। उन तक पहुंचने के लिए जो बीच में हायल रुकावट है वो यही है कि किसी तरीके से सिविलियन आबादी को बिना किसी नुकसान के एक मुहाफिजत दी जाए, उनको थोड़ी जरूरी है फराहम की जाए ताकि लेकिन सर ये मुमकिन कैसे हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर गौर फिक्र नहीं होती और इसको लेकर के हिकमत अमली नहीं तैयार की जाती, लेकिन जो हालात है जो तमाम पत्थरबाज है वो सामने आ जाते हैं, शील देने का काम करते हैं, तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी सिक्योरिटी फोर्सेस को पेश आते हैं। कैसे रोका जाए, कैसे यकीनी बनाया जाए इस बात को कि जो आम शहरी हैं उनकी हलाकत ना हो? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बात कहूंगा कि यहाँ जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो उस वक्त जो हमारी लोकल पुलिस यहाँ पे है, JNK पुलिस है या जो बाकी सुरक्षा बल है, उनकी तरफ से लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंस किया जाता है कि फलां एरिया की घेराबंदी हो चुकी है और सिविलियन आबादी इसके नजदीक ना जाए। क्या सिविलियन आबादी इस बात को सुना अनसुना कर रही है या जानबूझ के कुछ ऐसे लोग हैं जो इक्का दुक्का बीच में जाकर के बाकी लोगों को भड़का रहे हैं? सबसे अहम बात यह है कि कुछ इस तरह की सिविल सोसाइटीज को, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस समेत कुछ बाकी दलों को इस तरीके से समझाने की कोशिश की जानी चाहिए या ऐसे लोगों तक अप्रोच करने की जरूरत है जहां पे नाराजगियां हैं, जहां पे कहीं पे ह्यूमिलेशन हो रही है, उसको रोक करके कोई इस तरह की स्ट्रेटजी बनाई जाए। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि ऑपरेशन ऑल आउट के बाद इन्होंने जो ऑपरेशन ऑल आउट 2 का मरहला अपनाया, अगर वो स्ट्रेटजी कामयाब हो सकती है कि आप रात के 10 बजे के बाद कहीं पे क्रैकडाउन करते हैं या नाकाबंदी करते हैं, मॉर्निंग के सुबह के बहुत जल्द के आवर्स में आपने सुबह के 4 बजे तक इसको ऑपरेशन को खत्म कर देना है ताकि आबादी नजदीक ना आ सके। लेकिन चलिए, वाकई इस बात को यकीनी बनाना बेहद जरूरी है और इसको लेकर के बाकायदा स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। मंसूर सर, आप हमारे साथ जुड़े और वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ती खबरों में आगे, पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हुए पुंछ में LOC पर सीजफायर की खिलाफवर्जी की। पाकिस्तानी गोलीबारी में एक आर्मी जवान शहीद हो गया, वहीं 4 जवान जख्मी हो गए हैं। अफसरान के मुताबिक सीजफायर में 4 मराठा लाई रेजिमेंट के 4 अफसर समेत 5 जवान जख्मी हो गए हैं। जख्मियों की उधमपुर के कमान अस्पताल में इस वक्त उन्हें भेजा गया है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र का रहने वाला सिपाही शुभम सूर्यकांत भी इसमें शामिल था, जो कि शहीद हो गया। जख्मी आर्मी अफसरान में 23 साल के लेफ्टिनेंट कलमपुत्ती भार्गव, नायब सूबेदार महालय विकास मोतीलाल, सूबेदार सुकेंदु समीर और नायक धूमल संदीप शामिल हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तानी आर्मी ने हिंदुस्तानी 4 मराठा लाई की चौकियों को निशाना बना करके हमला किया, जिसका हिंदुस्तानी फौज ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। आज एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत को अंजाम देते हुए कृष्णा घाटी सेक्टर में जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी। हम आपको बता दें कि आज सुबह 7 बजे से लेकर पाकिस्तान की तरफ से कृष्णा घाटी के कई इलाकों को अपना निशाना बनाया गया। जहां भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया गया, वहीं सिविल अवाम में भी मोटार दागे गए, जिससे गांव में काफी दहशत का माहौल है और पाकिस्तान की फायरिंग से सेना के 5 जवान भी जख्मी हो गए। कृष्णा घाटी सेक्टर से रमेश बाली, जी मीडिया। इधर शोपियां तसादुम के खिलाफ आज दूसरे दिन भी वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मामूलात जिंदगी बेहद मुतासिर रही। तालीमी व तिजारती इदारे बंद रहे और कारोबारियों ने भी अपनी दुकानें बंद रखी। सड़कों पर आमद व रफ्त भी बराए नाम दिखाई दी। वाज़ेह हो कि अलहदगी पसंद लीडरान ने लोगों से एहतजाज और एहतजाजी हड़ताल में एक दिन की तोसी करने की अपील की थी। इसके पेश नजर ही सूबाई इंतजामिया ने तमाम स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने के अहकामात जारी किए थे और नस्क बनाए रखने के लिए सभी इलाकों में पुख्ता इंतजामात भी इसको लेकर के किए गए थे। उधर सोपोरो में भी अनंतनाग और
सोपोर में हुई गोलीबारी का असर देखने को मिला और सोपोर की सभी दुकानें और दूसरे कारोबार बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने के चलते रोड पर सन्नाटा पसरा रहा। सिक्योरिटी फोर्स ने सभी अंदरूनी लिंक रोड को सीज कर दिया था। बातीपोरा इलाके में नौजवानों ने शुरू में फोर्स पर पत्थरबाजी की थी, बावजूद इसके शहर में अमन कायम रहा। और इधर भरदवा और किश्तवाड़ में भी बंद का ऐलान किया गया था, जिसका असर देखने को मिला। दुकानें, कुछ प्राइवेट स्कूल बंद रहे, हालांकि सरकारी स्कूल, ऑफिस और बैंक खुले रहे। सड़कों पर आवाजाही कम दिखाई दी। मुस्लिम तंजीम इस्लामिया भरदवा और मजलिसे शौरा किश्तवाड़ ने कश्मीर वैली में हुई गोलीबारी और आम शहरियों के मारे जाने के चलते बंद की मांग की थी, जिसका असर देखने को मिला। भरदवा और किश्तवाड़ समेत सभी अहम शहरों में सिक्योरिटी के इसको लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए। और इधर किश्तवाड़ में जामा मस्जिद के इमाम फारूक अहमद ने बंद का ऐलान किया था, जिसका असर देखने को मिला। किश्तवाड़ में स्कूल और कॉलेज बंद रहे। सड़कों पर भी आमद व रफ्त कम दिखाई दी। लोगों ने घरों में ही रहना ज्यादा बेहतर समझा। और इस बीच राजस्थान से एक बड़ी खबर आ रही, सीधा उसी का रुख कर रहे। दरअसल यहां से खबर यह है कि आलाकमान और राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे के बीच वैचारिक मतभेद हैं और अर्जुन मेघवाल की नियुक्ति को लेकर के दरअसल ये मतभेद नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी के उत्तराधिकारी को लेकर के ये डिफरेंस और ओपिनियन नजर आ रही है। मौजूदा हालात में बीजेपी आरएसएस दरअसल दलित कार्ड खेलना चाहते हैं और इसी को लेकर के अर्जुन मेघवाल की नियुक्ति को लेकर मतभेद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम वसुंधरा राजे के रणनीतिकारों ने लक्ष्मी नारायण दवे का नाम सुझाया था, लेकिन 10 वर्षों से राजनीतिक वनवास में चल रहे दवे पर शायद ही सहमत हो आलाकमान। कहां अशोक परनामी और कहां LN दवे, ये बात दरअसल एक राजनीतिक प्रेक्षक ने कही। इस सारे घटनाक्रम पर एक राजनीतिक प्रेक्षक ने टिप्पणी की और कहा कि भाजपाई आपस में ही लड़ते रहेंगे इसी तरह अगले 7 महीने, और फिर मुहूर्त देख करके दिसंबर में सत्ता सौंप देंगे सचिन पायलट या अशोक गहलोत को। और इसी बीच इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। दरअसल अशोक परनामी के उत्तराधिकारी को लेकर के विचार मंथन यहां पर जारी है और आलाकमान, संघ परिवार और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच लगातार मंथन हो रहा है। सीएम कैंप ने पहले लक्ष्मी नारायण दवे का नाम सुझाया था, लेकिन शायद दवे के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही और दवे के खान मंत्री रहते दरअसल उनके ऊपर कई आरोप लगे थे। अब सीएम राजे ने श्रीचंद कृपलानी का नाम सुझाया है। श्रीचंद कृपलानी का साफ सुथरा बैकग्राउंड रहा है और संघ परिवार के भी वो करीबी हैं, इसीलिए कृपलानी के चांस ज्यादा हैं। वैसे आखिरी फैसला अमित शाह ही लेंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द होते हैं यहां से कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में 2018 का साल काफी हंगामा खेज साबित हो रहा है। अप्रैल की शुरुआत शोपियां और अनंतनाग तसादुम से हुई, जिसमें 13 मिलिटेंटों समेत 20 अफराद हलाक हुए। रवां साल में अब तक 35 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, लेकिन इसी दौरान 24 शहरी भी जा बहक हुए, जबकि गुज़िश्ता साल ये तादाद 55 थी। शोपियां का ये ऑपरेशन साल 2018 का अब तक का सबसे बड़ा और कामयाब ऑपरेशन माना जा रहा है। सिक्योरिटी अफवाज ने महज 15 घंटे के अंदर 13 मिलिटेंट्स को हलाक करने में कामयाबी हासिल की। ये ऑपरेशन नए साल में नई हिकमत अमली की कामयाबी का शाखसाना कहा जा सकता है। रात में ऑपरेशन की शुरुआत और तुलुए सुबह से पहले ऑपरेशन खत्म, ये वो हिकमत अमली है जिस पर सिक्योरिटी फोर्स अमल पैरा है। इसके नतीजे में हिफाजती दस्तों को खातिर ख्वाह कामयाबी भी मिल रही है। जहां मिलिटेंट्स की हलाकत में इजाफा हो रहा है, वहीं इस हिकमत अमली से सिक्योरिटी फोर्स की शहादत का तनासुब भी कम हुआ है। लेकिन शहरियों की हलाकत
और जख्मियों की बढ़ती तादाद लम्हे फिक्रिया है। 2018 में रोजाना औसतन एक शख्स की मौत वाक़ हो रही है, जो गुज़िश्ता साल के बनिस्बत ज्यादा है। रवां साल में अब तक 90 मौत वाक़ हो चुकी है। इनमें 35 मिलिटेंट्स और 24 शहरी शामिल हैं। इनमें से 22 मौत तो सिर्फ अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही वाक़ हुई। इस दौरान 13 मिलिटेंट्स, 4 शहरी और 5 जवान शहीद हुए, जबकि साल 2017 में इन अय्याम में सिर्फ 55 अफराद हलाक हुए थे। साल की शुरुआत में सुजवान और करण नगर में फौजी कैंप पर हुए हमले में 15 लोग हलाक हुए थे। रवां साल के जनवरी में 16, फरवरी में 21 और मार्च में 29 अफराद हलाक हो चुके हैं। 2016 में मुस्लिह तसादुम के मुख्तलिफ वाक़यात में 150 मिलिटेंट्स, 15 शहरी और 82 जवान, जबकि 2015 में 108 मिलिटेंट, 17 शहरी और 39 जवान शहीद हुए थे। जराए के मुताबिक मिलिटेंट्स को मकामी सतह पर मिलने वाली हिमायत सिक्योरिटी फोर्स के लिए तशवीश की बात है। इस हवाले से एक सीनियर पुलिस एहलकार के मुताबिक आने वाले दिनों में मुस्लिह तसादुम में इजाफा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। इधर साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की सियासी हकीकत को तस्लीम किए बगैर अमन व अमान की कोशिश कामयाब नहीं होगी। कश्मीर के मुतालिक मौजूदा पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमतों को अपने मौकिफ पर नए सिरे से गौर खोज किए जाने की जरूरत है। और मरकजी मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा ने भी शोपियां और अनंतनाग में नौजवान मकामी मिलिटेंटों की हलाकत पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। उन्होंने मिलिटेंसी अख्तियार कर चुके मकामी नौजवानों से असलहा छोड़कर मेन स्ट्रीम में वापस लौटने की अपील की है। खबरों के मुताबिक दिनेश्वर शर्मा ने कहा है कि नौजवानों की मौत से हम सभी को दुख होता है। अवाम को प्रोपेगेंडा से बचने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि भटके हुए नौजवानों को राह पर लाना बेहद जरूरी है। वालिदैन को पेशकदमी इसके लिए करनी होगी। और इधर उमर अब्दुल्ला ने गैर मुतवक्के तौर पर अलहदगी पसंद लीडर सैयद अली शाह गिलानी के हक में बयान दिया है। मिलिटेंटों के गायबाना नमाज ए जनाजा में शिरकत की इजाजत न दिए जाने पर उमर ने इंतजामिया की तनकीद की। अपने ट्विटर अकाउंट पर उमर ने लिखा कि इस फैसले की वजह क्या है। उमर लिखते हैं कि उन्हें लगा कि गिलानी को आजादी मिल गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ। वाज़ेह हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे इख्तिदार में भी गिलानी पर सियासी सरगर्मियों में शिरकत लेने पर पाबंदी आयद थी। और हाजिन से देर रात अगवा किए गए नसीर अहमद शेख का दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया है। वारदात के बाद से ही पुलिस नासिर को तलाश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे जिंदा नहीं बचा पाई। नासिर की लाश हाजिन से 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े शाहगुंड के एक नाले में मिली। उसके जिस्म पर गोलियों के निशान थे। पोस्टमार्टम के बाद लाश अहले खाना को सौंप दी गई है। वाज़ेह हो कि पीर को रात 10:15 बजे के करीब लश्कर-ए-तैयबा के दहशतगर्दों ने फारूक अहमद पैरी के घर पर हमला कर दिया था। अहले खाना के मुताबिक 4 दहशतगर्दों ने बेदरेक फायरिंग करते हुए फारूक अहमद की अहलिया, उनकी लड़की और भाई को जख्मी कर दिया था। जख्मियों को श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता साल दहशतगर्दों ने फारूक के लड़के मुजफ्फर अहमद पैरी को भी हलाक कर दिया था। करीब 10:15 बजे वाक़ा हुआ है। 5-6 बंदे वहाँ घुस बैठ के अंदर। जब एक अंदर बैठे थे तो उनको ये पूछा नहीं कि हमको क्या करना है यहाँ। फिर भी उसने गोली चलाई। फिर भी उसने एक बंदे अपने साथ ली। वहाँ पता नहीं वो उसने कहाँ लिए थे, कहाँ गए थे, पता नहीं। अब तक अभी पता नहीं है वो उसने लिया कहाँ है। मगर और जम्मू कश्मीर में आए दिन फोर्सेस और मिलिटेंट के दरमियान तसादुम में आम शहरियों की हलाकत पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने
फिक्रमंदी का इजहार किया है। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि तसादुम के दौरान शहरियों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इससे कबल सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने भी हुकूक इंसानी के हवाले से रियासती सरकार को ठोस कदम उठाने का सुझाव दिया। यूएन ने एक दफा फिर फरीकैन के माबैन बातचीत की हिमायत की। और साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने यह कहा है कि फौज के जरिए कश्मीर मसले का हल मुमकिन नहीं है। जी सलाम से खास बातचीत में बुजुर्ग लीडर ने यह कहा कि रियासत में क़याम अमन के लिए सभी फरीकों को मिल बैठकर बातचीत करनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि पुरतशद्दुद माहौल में मरकजी मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा के लिए काम करना मुश्किल होगा। सोज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी मीडिया से बात करने के लिए। सोज साहब, आपका वसी तजुर्बा क्या कहता है जिस डगर पे इस वक्त स्टेट में हालात खड़े हैं? आपकी क्या राय कहती है, क्या होना चाहिए था जिससे हालात से निकला जा सके? देखिए, मेरे जहन में जो इस वक्त कैफियत है, कंडीशन है, वो ये है कि भारत सरकार जो है वो कश्मीर में बहुत गलत चल रही है। उन्होंने अपना यहाँ एक इंटरलोक्यूटर भेजा है, दिनेश्वर शर्मा। मेरे पास भी वो आ गए, बहुत यहाँ लोगों से मिलते हैं। तो उसने भी जो थोड़ा सा काम किया था उसको डिस्ट्रॉय किया गया कल। अभी अपने गवर्नर साहब को मजबूरन कहना पड़ा कि एसओपी जो है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रैक्टिसेस, उसकी खिलाफ वर्जी हुई है शुपिया में। सवाल यह है कि बहुत आसान है मोदी सरकार के लिए फौरी तौर सीज फायर करें और ये कत्ल गारत बंद करें और हुर्रियत के साथ बात करें। जिन्होंने कश्मीर को तर्जमानी की है, उसके बाद हम लोग मेन सिटी में हम भी हैं, हम भाग नहीं रहे हैं। लेकिन आज के दिन मैं दावा करता हूं कि बहुत आसान है मोदी सरकार के लिए। कोरोना सीज फायर और जंगजदल का रास्ता छोड़ दो और बात करो, बातचीत का दरवाजा खोलो। तो इसलिए अब किसके साथ बात शुरू करेंगे? हुर्रियत के साथ कीजिए। साहब, हुर्रियत जब आप सरकार में थे उस वक्त भी कोशिश की गई। हमने उस वक्त भी यही सवाल आपसे पूछा था जब आप कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार थी। शायद इसी सहन में हमने बात की थी कि हमने कहा था किन से बात करें, वो तो जेलों के अंदर है। जब उस वक्त हालात बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा खराब थे, उस वक्त पीडीपी अपोजिशन कर रही थी और लोगों के लिए रो रही थी। आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारा मेन स्ट्रीम कल्चर जो है वो इस वक्त कमजोर क्यों पड़ जाता है? देखिए, हम मेन स्ट्रीम की बात नहीं करेंगे। अगर महबूबा जी को कुर्सी से उतारना और किसी और को बिठाने की बात होती, वो तो किया जा सकता है, मगर वो मसले का हल नहीं है। असल में यह है कि हमारे नौजवानों के दिमागों में इज़्तिराब है, गमो गुस्सा है, और ये इज़्तिराब हर कश्मीरी के दिल में है, दिमाग में है। कल जो शुपिया में हुआ उससे सारा कश्मीर जबरदस्त दुखी था। इन बच्चों को जिनको वो टेररिस्ट कहते हैं उनसे बात करें, उनके दिमाग में क्या पल रहा है। और जब तक ये तो यहाँ के जनरलों ने बताया, फौज के जनरल कहते हैं कितना फौज कितने लोगों को मारेगी। आज तो गवर्नर आपको मशवरा, जिसने अच्छा काम यहाँ किया है, वो कहता है एसओपी की खिलाफ वर्जी हो गई है। स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रैक्टिस, यानी आप अगर गोली लगानी है पैर में लगाइए। क्या हम माने सोच साहब, एक आखिरी सवाल के मेन स्ट्रीम लीडरान जो हमारे अपोजिशन में है या गवर्नमेंट में है और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, क्या इस वक्त एक पेज पे हम नजर आ रहे हैं? उनको करना चाहिए। मेन स्ट्रीम में मैं भी हूं, तो ये है हुर्रियत से बात करें और हुर्रियत के साथ हमको कश्मीर के लोगों के मफाद में बात आवाज मिलानी चाहिए। अभी तो लोग पंचायत इलेक्शन कर रहे थे, अनंतनाग में पार्लियामेंट्री इलेक्शन। अगर ऐसा ही इज़्तिराब है दिमागों में, यहाँ इलेक्शन कभी नहीं हो सकता है। बातचीत कर दरवाजा खोलो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, साबिक मरकजी वजीर, साबिक रियासती कांग्रेस चीफ के मुताबिक वक्त आ चुका है कि संजीदगी से मुज़ाकरात शुरू किए जा सकें और ये न सोचें कि कौन हुर्रियत के साथ है, कौन मेन स्ट्रीम के साथ है। जो मरकजी दिनेश्वर शर्मा मुज़ाकरातकार यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने थोड़ा सा काम किया था, उस पर भी पानी फिर गया कि ऐसा न हो कि हालात और काबू से बाहर हो जाएंगे। अशरफ वानी के साथ सैयद तजम्मुल, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। उधर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के रियासती सदर जीएम शाहीन ने रियासत की मौजूदा सूरत हाल के नेशनल कॉन्फ्रेंस
पीडीपी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया इसके लिए। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी नुमाइंदों ने कभी भी कश्मीर मसले को संजीदगी से हल करने की कोशिश की ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर और कश्मीरियों के नाम पर सियासत बंद होनी चाहिए। जेडीयू के रियासती सदर जीएम शाहीन मौजूद हैं। शाहीन साहब, जेडीयू का क्या व्यू पॉइंट है? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं कि 87 के इंतखाबात में धांधलियां नहीं होती तो आज ये दिन शायद नहीं देखना पड़ता। देखिए, सही बात है और हम ये मान रहे हैं हमारी पार्टी कि अब रियासत जम्मू कश्मीर जो है आम आदमी की रहने वाली जगह नहीं रही और सब फेलियर है। पिछले 10, 15, 20 सालों से कुछ भी चीजें, कोई भी चीज हासिल नहीं हुई। हमने अपील किया आज आप लोगों के, आप साथियों के माध्यम से कि मेहरबानी करके दोनों ममालिक जो है वो कश्मीरी को जीने दे, कम से कम हम लोगों को जीने दे और बंदूक का जो ये मामला है इन लोगों का ये बंद करें। बिकॉज हम लोगों के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है। पाकिस्तान में चुनाव होने हैं तो कश्मीर को इस्तेमाल किया जा रहा है, दिल्ली के अंदर कोई चुनाव हो रहा है तो कश्मीर का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। मेहरबानी करके अब बहुत हुआ, 30-35 साल बहुत अरसा होता है, आधी जिंदगी चलेगी। अब हमारे बच्चों का भी कोई फ्यूचर मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा है। मेहरबानी करके तो इस वक्त जो सिचुएशन है क्या किया जाना चाहिए? मान लिया कि आपकी सरकार बिहार में है, अलायंस के साथ है, एनडीए के साथ है, क्या किया जाना चाहिए इस वक्त अगर हुकूमत में जेडीयू होता? देखिए, अगर हम होते तो हम तो इस वक्त, मैं तो खास करके ये वकालत करता कि जो मुशर्रफ के 4 पॉइंट फॉर्मूला था कश्मीर, जम्मू कश्मीर को लेकर, ये एक सही चीज थी जो फारूक अब्दुल्ला ने भी इसकी तायद की थी। लेकिन बदनसीबी जो है कहीं ना कहीं दोनों ममालिक के दिलों पे मैल बैठा हुआ है। जब तक वो मैल नहीं उठाएंगे कश्मीरी मरते रहेंगे और इस चीज को हमें रोकना पड़ेगा। हमारे नाम पे, कश्मीरियों के बच्चों के नाम पे, अवरुद्धों के नाम पे पॉलिटिक्स न करें। लेकिन शाहीन साहब, ये जो मेन स्ट्रीम कल्चर है कश्मीर में, आज ही आपको क्यों याद आती है? बीते दिनों में तो आप पॉलिटिक्स करते हैं, इलेक्शन की तैयारियां करते हैं, पार्टी को फैलाने की कोशिश करते हैं। आप तो जम्मू कश्मीर का पूरा दौरा कर चुके हैं। जब इस तरह की सिचुएशन आती है आपको याद आता है कि मसला कश्मीर में और भी फरीक हैं जिनसे बातचीत करनी होगी? क्या हाल है अपने तजमुल साहब? जब तक कि आप पावर में नहीं रहेंगे, आज मेरे पास 4 मेंबर पार्लियामेंट यहाँ पर होती, यहाँ पर मैं मेजॉरिटी में होता, अल्लाह हाजिर नाजिर में तकदीर ही बदलता। लेकिन बदनसीबी तो ये है कि जो लोग चुन के, अवाम के चुन के पार्लियामेंट में पहुंचे या असेंबली में पहुंचे, उन्होंने तो इस कुर्सी का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने तो कभी पार्लियामेंट के बाहर या पार्लियामेंट के अंदर कश्मीर का कोई जिक्र ही नहीं किया। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द होते हैं हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर और कप्तान रह चुके शाहिद आफरीदी ने भारत के खिलाफ हतकामीज ट्वीट किया है और शाहिद आफरीदी ने कश्मीर में पाकिस्तान की जानिब से प्रमोट किए जा रहे दहशतगर्दी का बचाव करते हुए कहा कि भारत कश्मीर में बेगुनाहों का कत्ल करवा रहा है। शाहिद आफरीदी ने लिखा कि भारत के कब्जे वाले कश्मीर में अफसोसनाक हालात हैं और ताज्जुब होता है कि यूएन और दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसमें दखल नहीं दे रही। बता दें कि भारत से क्रिकेट रिश्तों को आम करने के हामी शाहिद आफरीदी ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि भारत के खिलाड़ियों को भी पीएसएल में खेलना आना चाहिए और इसके बाद उनके इस बयान को हाथों हाथ लिया गया था और उनकी बहुत किरकिरी हुई थी। उनके इस ट्वीट को उसी बयान की भरपाई के तौर पर देखा जा रहा है। पहले तो पाकिस्तान के सियासी लीडर ही अपने सियासी फायदे के लिए कश्मीर के मामलों पर बयानबाजी करते आ रहे थे, अब वहां के खिलाड़ी भी प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स में एंट्री मारते दिखाई दे रहे हैं। और वजारत दाखिला ने सीआरपीएफ की दरख्वास्त पर 4 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया है और इन जवानों ने बहादुरी की मिसाल पेश करते हुए 6 दहशतगर्दों को मार गिराया था। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाने वालों में 45वीं बटालियन के हेड कांस्टेबल एएस कृष्णन को, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के दिनेश राज को और कांस्टेबल प्रफुल्ल कुमार को हेड कांस्टेबल बनाया गया है, जिन्होंने पिछले साल 5 जून में बांदीपोरा जिले में सीआरपीएफ कैंप में दहशतगर्दाना हमले को नाकाम बना दिया था और 4 दहशतगर्दों को मार गिराया गया था। तो 23वीं बटालियन के कांस्टेबल रघुनाथ उल्लास को प्रमोट कर हेड कांस्टेबल बनाया गया है, जिन्होंने इसी साल 11 फरवरी को श्रीनगर के करण नगर बीएसएफ कैंप में दहशतगर्दाना हमले को नाकाम कर दिया था। हमला करने वाले दोनों दहशतगर्द मार गिराए गए थे।
और डोडा के बारी अरनोरा गांव में करंट लगने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हो गए। इनमें से 2 औरतें भी शामिल हैं। शॉर्ट सर्किट के चलते लोगों के घरों पर रखे बिजली के घरेलू सामान खराब हो गए। मकामी लोगों की माने तो मेन लाइन के साथ हाई टेंशन लाइन भी गुजर रही है। कई बार मेन लाइन को हाई टेंशन लाइन से हटाकर लगाने की मांग की गई, लेकिन मुतालिक महकमे ने ध्यान नहीं दिया। अब शॉर्ट सर्किट के चलते घरों में बिजली फैल गई और एक जान चली गई। वारदात के बाद मकामी लोगों ने बिजली महकमे और जिला इंतजामिया के खिलाफ जमकर एहतजाज किया।